हेलो गाइस, फिर से आगे हम लोग एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने। और हम लोगों ने जो है पहली वीडियो के अंदर अपना यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट किया था सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं वो हम लोगों ने समझ लिया हुआ है बहुत अच्छे से। अब सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, तो एक बार थोड़ी सी रिकॉल कर लेंगे चीजों को। रिकॉल करनी बहुत जरूरी होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम लोगों ने सीखा देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, एफपीएस, दूसरा होता है सीजीएस और तीसरा था एमकेएस। याद होगा एफपीएस के अंदर ये फीट, पाउंड एंड सेकंड, यानी कि लेंथ को फीट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। दूसरा था सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और तीसरा था हमारे पास एमकेएस। एमकेएस में था मीटर, केजी एंड सेकंड। ये हम लोगों ने करा था उस दिन। अब हम लोगों ने आगे करना है इसके अंदर। ये तीन सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर एसआई यूनिट। याद होगा एसआई यूनिट के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को। एसआई यूनिट क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने आपको बताया था कि एक तो इसकी खासियत ये है कि ये रैशनलाइज्ड सिस्टम है। रैशनलाइज्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि आपने सारी टाइप्स की एनर्जी, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मैकेनिकल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो हम वाट आर के अंदर मेजर करते हैं। आपने 10th में पढ़ा है वाट आर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग केमिकल एनर्जी पढ़ते हैं तो केमिकल एनर्जी क्या होती है? कैलोरीज में मेजर करी जाती है। तो अब इन सब का क्या कर दिया? एक रैशनलाइज्ड सिस्टम बना दिया। इस रैशनलाइज्ड सिस्टम को क्या कर दिया? जूल का नाम दे दिया। एंड जूल इज एसआई यूनिट of all types of energies। यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि हमें अलग अलग एनर्जीज को काउंट करने की बजाय हम लोगों के पास एक रैशनलाइज्ड सिस्टम आ गया जिसका नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर सारी की सारी जितनी भी एनर्जीज है उन सबको एक रैशनलाइज्ड सिस्टम में डाल दिया और उसको जूल में मेजर करें। चाहे वो केमिकल एनर्जी है उसको भी जूल में मेजर कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको भी जूल में मेजर कर सकते हैं एसआई यूनिट के अंदर, और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो तो जूल में होती ही होती है, ठीक है। तो ये आपके पास एसआई यूनिट का फायदा है। दूसरी बात, इसके अंदर जब हमने बात बताई थी कि एफपीएस सिस्टम क्यों नहीं लिया गया, एफपीएस सिस्टम जो ब्रिटिश सिस्टम है वो ब्रिटेन के अंदर ही रह गया, कुछ हिस्से में ही ज्यादा रह गया। वो ऐसा क्यों? क्योंकि एफपीएस सिस्टम जो था वो मीट्रिक सिस्टम नहीं था। एफपीएस सिस्टम मीट्रिक सिस्टम नहीं था। मीट्रिक सिस्टम, अब ये आपके पास एक नया आ गया। मीट्रिक सिस्टम क्या है? सर ये मीट्रिक सिस्टम का मतलब समझ नहीं आया कि ये क्या आपने बीच में एक वर्ड बोल दिया। मीट्रिक सिस्टम क्या होता है बेटा? मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल लेके सिंपली वे में समझाऊंगा। जैसे आप लोगों को पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी मैं इसको अगर सब मल्टीपल्स में लिखना चाहता हूं तो ये रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा? 3 ग्राम। तो यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। और अगर 1 ग्राम कहूंगा तो आप करोगे 10⁻³ kg। तो इसको हम कहते हैं मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम का मतलब हो गया पावर्स में मल्टीपल, सब मल्टीपल्स में जब हम इसको, जो एफपीएस सिस्टम है, फुट, पाउंड और सेकंड, इनको हम मल्टीपल या सब मल्टीपल सिस्टम में हम काउंट नहीं कर सकते थे। तो मैंने क्या बताया, एक एग्जांपल दिया कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, यानी कि 1000 को हम 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है, जो कि एफपीएस सिस्टम में नहीं था। ओके, तो ये आपके लिए नॉलेज की बात थी। अब हम बात करेंगे इसके आगे, नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं तो एक एग्जांपल के साथ।
एक एग्जांपल उठाते हैं, सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा, वो है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड, और वो कहता है इसको फीट पर सेकंड स्क्वायर में बताओ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कहता है कन्वर्ट इट इनटू, किसके अंदर कन्वर्ट करना है? कहता है कन्वर्ट करो फीट पर सेकंड स्क्वायर में, फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल है, 1 मीटर जो होता है, याद रखना बेटा, 1 मीटर होता है 3.28 फीट के इक्वल होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28, राउंड फिगर में हम 3 फीट ले लेते हैं, ठीक है ना। जब आप घरों में आप सिंपल बात करते हैं, घरों में तो हम कहते हैं 1 मीटर में 3 फीट हो गए, 3 फीट का 1 मीटर, ठीक है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। अब इसको उठाकर जब मल्टीप्लाई करोगे तो g की वैल्यू बन जाएगी 9.8 इंटू 3.28। ये आपके पास क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास राउंड अबाउट आ जाएगा 32.14 फीट पर सेकंड स्क्वायर, या फिर और करके इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये कन्वर्जन करने के काम आता है। ये सिस्टम के अंदर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया। देखो ये सिस्टम क्या था आपका, मीटर पर सेकंड वाला है ना, तो यानी कि ये एमकेएस सिस्टम हो गया। ये कौन सा सिस्टम हो गया? एमकेएस सिस्टम हो गया। कन्वर्ट किसमें किया? ये फीट वाला कौन सा हो गया? एफपीएस सिस्टम हो गया। तो मैंने एमकेएस से एफपीएस में कन्वर्ट करा, तो आपको इसकी बारे में पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितने फीट के इक्वल है। तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा और आंसर निकाल दिया। तो ये आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, छोटी छोटी चीजें फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आज हम पढ़ाओ में चलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कह सकते हैं, फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है? बेसिक क्वांटिटीज, यानी कि which cannot be derived from the other quantities which are independent quantities। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं जिनसे किसी और यूनिट को तो डिराइव कर सकते हैं, किसी और क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं, पर वो खुद डिराइव नहीं होती, यानी वो खुद एक इंडिपेंडेंट यूनिट मानी जाती है। उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। Here we have 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर क्या है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहला आता है मास, दूसरा आता है लेंथ, तीसरा आता है टाइम, फोर्थ आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ आता है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिक्स्थ आता है टेम्परेचर, एंड सेवंथ आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी ये आपने याद करने हैं बेटा। 7 फंडा क्वांटिटीज जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये हमें याद रखनी है। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट, सब्सटेंस, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटीज, ये वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनसे हम और चीजें डिराइव कर सकते हैं और यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं, बट ये खुद डिराइव नहीं होती। ये फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है जी। अब इनकी यूनिट्स की बात करें, ये तो क्वांटिटीज थी, अब इनकी यूनिट्स की बात करें। यूनिट्स में क्या है? मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में करते हैं,
टेम्परेचर को केल्विन में करते हैं और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को कैडेला में करते हैं। कैडेला, CADELA, कैडेला, कैडेला में करते हैं ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी को। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपने लर्न करनी है, और यही उसके साथ आपके पास क्वांटिटीज के साथ ही इनकी यूनिट्स हैं, इनको भी आपने लर्न करना है। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके। देखो अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, एक आती है आपके पास प्लेन एंगल, एक आता है आपके पास सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल पे अगर हम बात करें तो प्लेन एंगल समझ लेते हैं। प्लेन एंगल क्या है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को आप लोगों ने टिल्ट किया, रिवॉल्व कर अबाउट इट्स पोजीशन O, तो ये एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज में जो देगा दैट इज द प्लेन एंगल, इसको प्लेन एंगल कहेंगे। और यही चीज अगर 3D में घूमेगी, ध्यान से देखना, 3D में अगर घूमेगी लाइक अ बॉल, बॉल समझते स्फीयर हो गया, एक स्फेरिकल फॉर्म में अगर ये टिल्ट करेगा, अगर एंगल चेंज करेगा तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। उसको क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। यानी कहने की बात ये प्लेन है जिसके अंदर सिर्फ 2 एक्सिस काम कर रहे हैं और जिसके अंदर तीनों एक्सिस काम करेंगे 3D में लाइक अ बॉल, उसको हम क्या कह देते हैं? सॉलिड एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये चीज तो क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। फिर भी अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होती है रेडियन और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। एक यूनिट होती है आपकी रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन और रेडियन ये 2 यूनिट्स आपके पास है जिसको आप लोगों ने ध्यान से समझना है, ये यूनिट्स याद रखनी है। 1 रेडियन की बात करें तो 1 रेडियन मैंने एक बेसिक मैथमेटिकल टूल वाली एक वीडियोस बनाई हुई हैं, उस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वो थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगी आपके पास इस यूनिट के बाद, ठीक। तो उसके अंदर आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा 1 रेडियन क्या होता है और ये क्या सिस्टम है। ऐसे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है? स्फेरिकल फॉर्म के अंदर होता है। स्टेरेडियन का मतलब क्या होता है? आपने जो आपका मैंने कहा था कि 3D फॉर्म में अगर लेकर चलेंगे, किस में लेकर चलेंगे? 3D फॉर्म के अंदर। प्लेन एंगल तो क्या हो गया? ये लाइन है, लाइन ही आपकी ऐसे करके रोटेट कर गई, यानी एक सर्कल बना दिया। जब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो आपका प्लेन एंगल बना रही है। अगर एक स्फेरिकल पाथ में बॉडी मूव कर रही है लाइक अ बॉल, बॉल अगर रोटेट कर रही है तो वो सॉलिड एंगल बना रही है। सिंपल सा फंडा है। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच का डिफरेंस है। दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, एक रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन होता है। रेडियन का फॉर्मूला हम लोगों को याद हो तो मैं बता देता हूं, थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी R अपॉन रेडियस। R अपॉन रेडियस होता है, ये ध्यान रखना है, ध्यान से नोट कर लेनी है चीज। और स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है, स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये ओमेगा इसका साइन है। स्टेरेडियन का फॉर्मूला होता है ds/r², यानी कि जितना भी चेंज इन एरिया हुआ, जो एरिया हो गया स्मॉल एरिया जिसके लिए हमने टिल्ट कहा, जैसे हमने यहाँ पर कहा था ये लाइन यहाँ से टिल्ट करके यहाँ तक पहुँच गई तो छोटा सा एंगल बना, ऐसे ही यहाँ पर ये भी छोटा सा d ओमेगा बनेगा और यहाँ से यहाँ पर जो भी चेंजिंग आएगी स्फेरिकली, स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया? स्फेरिकली वे पूरा का पूरा जब स्फेरिकली जब ये रोटेट कर रहा है, यानी कि ऐसे 3D शेप के अंदर रोटेट कर रहा है, ध्यान से 3D शेप के अंदर रोटेट कर रहा है, तो ये जो एरिया कवर करेगा वो एरिया अपॉन में उस रेडियस का स्क्वायर, ये आपके पास उसका फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का। अगर 3D एंगल में कोई बॉल मूव कर रही है तो बॉल तो 3D एंगल में ही होती है, लेकिन हमारे लिए हमेशा वो प्लेन एंगल में ना जाता है। बट वो जब टिल्ट करेगी, जब वो मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी तो वो 3D एंगल में गिनी जाएगी। तो 3D एंगल जो होगा, जितना भी वो एरिया कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय उस सरफेस एरिया का रेडियस, तो वो सरफेस एरिया का यानी बॉल का रेडियस, तो वो ये आपके पास एक स्टेरेडियन एंगल बताएगा, सॉलिड एंगल बताएगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों को मेरे हिसाब से उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसके अंदर
क्वांटिटीज पे ही चल रहे थे, तो ये तो थी आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आती है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स। ये तो सिर्फ समझने वाली चीज है। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, ध्यान से सुनिए, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोगों ने क्या बनानी है? डिराइव्ड यूनिट्स बनानी है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटी से हमने क्या बनानी है? डिराइव्ड क्वांटिटीज बनानी है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, हम सबको पता है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूं, बड़ा सिंपल सा आपके पास एक आंसर आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के अंदर अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब यहां पर ये बनता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? ध्यान से देखिए अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? लेंथ, और टाइम तो टाइम ही है, वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करें तो लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाया यानी डिवाइड किया तो मेरे को एक यूनिट मिली, एक क्वांटिटी मिली। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो दिस इज द डिराइव्ड, ये क्या है? दिस इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, which is derived from the fundamental quantities, two fundamental quantities, length and time। इन दोनों से जब ये डिवाइड करा तो डिवाइड करके मेरे को एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिली जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी जितनी भी आगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फिर उनके आगे उनके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज से भी वो डिराइव्ड क्वांटिटीज बन जाती हैं, है ना। तो ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज में गिनी जाती हैं। यानी कि आप सिंपल सी भाषा में समझें, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी क्वांटिटीज होंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कुछ आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज में गिनी जाएंगी। और इन सब की यूनिट्स आपको पता है, जैसे वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ की मीटर होती है और इसकी पर सेकंड, तो वेलोसिटी की क्या बन जाएगी यूनिट? मीटर पर सेकंड। तो ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझनी है चीजें, ठीक है। ये बेसिक्स हैं आपकी। चलते हैं अपने नेक्स्ट कदम की तरफ। कुछ टर्म्स में आज आपको बताने वाला हूं, नोट कर लेना। वैसे तो हमारी साइट के ऊपर सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग उसकी बात करते हैं। वो आपके पास क्या है, जैसे आप लोगों को मैं सिंपली बता देता हूं 2-4 चीजें, ज्यादा नहीं। जैसे लेंथ को किस में मेजर, ये आपके काम आएंगी। लेंथ को मेजर करते हैं कैसे कैसे, जैसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर, nm का मतलब नैनोमीटर, इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इस टाइप से आपको जो चीजें हैं वो आनी चाहिए। 1 फेम्टो भी कह देते हैं या फर्मी भी बोल देते हैं, फर्मी और फेम्टो, 10⁻⁻15 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन फिलहाल मेन ये मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है लेंथ के लिए। इसके अलावा कुछ बड़ी यूनिट्स आती हैं लेंथ की, ये तो छोटी होगी, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हो गई। कुछ बड़ी यूनिट आ गई, जैसे फॉर एग्जांपल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 1 AU से हम इसको डिनोट करते हैं। 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU होता है आपका, वो होता है 1.496 into 10⁻11 मीटर। 1.496 नोट कर लेंगे ये, into 10⁻11 मीटर। अप्रोक्सीमेटली इसको 1.5 भी लिख सकते हैं into 10⁻11 मीटर, किसी बुक में आपको मिल जाएगा।
ओके, ये लार्ज ह्यूज यूनिट्स के लिए है। जैसे 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर क्या होता है पता है? 1 लाइट ईयर होता है कि 1 साल के अंदर जो भी, अब हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, मैं ऐसे समझाता हूं पहले इसको, ठीक है? आप पहले इसको चीज को समझो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन टू सेंटर ऑफ द अर्थ, ये डिस्टेंस है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर सेंटर ऑफ द सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने काउंट किया हुआ है 1.496 into 10 to power 11 मीटर, which is approximately equal to 1.5 into 10 to power 11 मीटर। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, इसके अंदर जो मैं अभी लिखवाई थी वो आती है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर पहले समझते हैं। 1 लाइट ईयर क्या है? लाइट, जो लाइट है उसकी वेलोसिटी क्या होती है हमें पता है? अगर नहीं पता तो ध्यान से सुन लो, बहुत काम की चीज है। वैसे तो मेरे ख्याल से पता होगी, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 ईयर कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन 1 ईयर वो होती है अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 to power 8 मीटर। आप लोगों को अच्छे से पता है ये, फिर भी मैंने लिख दिया 3 into 10 to power 8 मीटर। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। वेलोसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट जो है वो इतनी वेलोसिटी से, ध्यान से सुनना है, जब लाइट इतनी वेलोसिटी से 1 साल डिस्टेंस कवर करे, 1 साल का डिस्टेंस कवर करता है, उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर नाम से क्लियर हो रहा है? 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी जब लाइट ट्रेवल करती है विद दिस वेलोसिटी 3 into 10 to power 8 मीटर इन 1 ईयर। 1 ईयर आपका टाइम इंटरवल हो गया। 1 ईयर में जब ये इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करती है तो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो होती है 1 लाइट ईयर, विच इज इक्वल टू 9.467 into 10 to power 15 मीटर, which is approximately equal to 9.467 into 10 to power 15 मीटर। इसको हाईलाइट कर दिया मैंने, ये ध्यान से नोट कर लेनी है। आई थिंक समझ आ गया होगा 1 लाइट ईयर क्या है। ऐसे ही 1 पार सेकंड है, याद रखना है 1 पार सेकंड, ये सब डिस्टेंस याद रखने वाले हैं। 1 पार सेकंड की वैल्यू होती है 3.08 into 10 to power 16 मीटर, 3.08, ठीक है जी। तो ये याद रखना, और ये ऑल्सो इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के भी इक्वल होती है। 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होता है 1 पार सेकंड। 1 पार सेकंड ऑल्सो बी इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, एंड ऑल्सो 206,267 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के भी इक्वल होता है 1 पार सेकंड। ठीक है जी। तो ये चीज बहुत ही अच्छे से समझने वाली है और लर्न करने वाली चीज है बेसिकली। मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज ये लर्न करने वाली चीजें हैं। ठीक है, चलें आगे। ठीक है जी, अब हम लोग आज सिर्फ स्टार्टिंग का डायमेंशन स्टार्ट करने वाले हैं। डायमेंशंस के अंदर वैसे आज हमारे पास डायमेंशन में हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा और इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में हमारी आएगी। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या है वो ध्यान से समझने वाली चीज है। डायमेंशन क्या है? देखो हमें पता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक रूम है, रूम की डायमेंशंस क्या है भाई? तो वो कहता है इसकी इतनी लेंथ है जी, इतनी इसकी ब्रेड्थ है जी, और इतनी इसकी हाइट है। ये उसकी क्या हो गई? डायमेंशन हो गई। यानी कि रूम के वॉल्यूम को एक डायमेंशन से हम लोगों ने क्या कर दिया? डिनोट कर दिया, सिंबलाइज कर दिया कि L, B एंड H, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा उस रूम का। तो डायमेंशंस भी क्या हैं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनली शो करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल
फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसमें तीन बेसिक क्वांटिटीज को लिया जाता है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया जाता है। वो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं आपकी, वो है आपकी मास। मास का आपने कैपिटल एम निकाल देना है, उठा लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। दूसरा है लेंथ, इसका कैपिटल एल उठा लेना है और ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। और तीसरा है टाइम, इसका कैपिटल टी उठा लेना है और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। इन तीनों फॉर्मूलों के यानी इन तीनों के सिंबल फर्स्ट लेटर को उठाकर, वो भी कैपिटल लेटर्स को उठाकर एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है जिसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। कौन कौन से तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला तैयार करेंगे जिसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमारे पास, वो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हम वॉल्यूम की ही बात कर रहे थे अभी, तो वॉल्यूम की ही मैं बात करता हूं। वॉल्यूम का वो कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो वॉल्यूम में हमें फॉर्मूला पता है भाई, एल बी एच होता है। एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल भी लेंथ है, बी भी लेंथ है और एच मतलब हाइट भी लेंथ है। तो आप यहां पर इनमें से तीनों में से कौन सा फॉर्मूला चकोगे, कौन से वाला लेटर उठाओगे, एल, यानी एल, एल एंड एल। तो ये क्या बन गया आपके पास, एल की पावर 3। तो ये आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया। बट आपको इतने में ही नहीं खत्म होना, अब आपने ये भी देखना है, क्योंकि जब एमएलटी फॉर्मूला प्रॉपर लिखा जाता है उसमें हमेशा तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को ध्यान में रखते हुए वो फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो फिजिकल क्वांटिटी उसके अंदर हो चाहे वो ना हो। यानी कि अब इसके अंदर मास नहीं है, इस वाले फॉर्मूले में मास का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है। बट जब हम इसको न्यूमेरिकली यूज करेंगे तो L3 करेंगे, इट्स ओके। न्यूमेरिकली यूज करने के लिए हम L3 यूज करेंगे डायरेक्टली, सीधा सीधा। बट अगर हम लोगों ने इसके अंदर क्या करना है, वो कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखकर दिखाओ, या डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर आप पे क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से चूज करो कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का है। तो आपने चूज क्या करना है, m नहीं है तो 0, l था तो 3, t नहीं है तो 0, क्योंकि आपको पता है समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर m की पावर 0 होगा, l की पावर तो 3 है ही है जो हमने निकाली है, और t की पावर नहीं है कुछ तो 0 मानी जाएगी। तो कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो लिखा जाएगा m0 l3 t0। ध्यान से रखना है, जो चीज आपके पास m और t या l में से नहीं है उसकी पावर में 0 लगा देना है। जो जैसे फॉर एग्जांपल, फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एरिया। एरिया में पता लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ के अंदर ये भी लेंथ, तो ये L2 बनेगा। अब फिर से वही बात, अगर मुझे इसका कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है, न्यूमेरिकली तो L2 चलेगा, जब न्यूमेरिकली यूज करना है तो L2 चलेगा। बट अगर मुझे कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, m यहां नहीं है तो पावर क्या लगाएंगे, 0, बिल्कुल सही है। अगर t नहीं है तो क्या लगाएंगे, दोबारा से सोचो, 0, तो t की पावर में क्या बनेगी, 0। तो ये आपके पास क्या बन गया, m0 l2 t0 कंप्लीट फॉर्मूला है। लेकिन न्यूमेरिकली आप लोगों ने इन चीजों को नहीं देखना, क्योंकि 0 की वैल्यू आपको पता कुछ होती नहीं है, तो मतलब 1 माना जाएगा। तो आपने सीधा l3 l2 ऐसे याद रख लेना है। याद करने के लिए l3 में ही याद रखना है फॉर्म में, L2 फॉर्म में ही याद रखना है, ठीक है, इन्हीं फॉर्म में याद रखना है। और वो इसलिए क्योंकि ये फॉर्म आसान है याद करना। जैसे मैं आपसे पूछूंगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, आप कहोगे सर L3 का मतलब आपका अंडरस्टूड हो कि m भी आएगा और t भी आएगा, और m की पावर 0 आएगी, t की पावर 0 आएगी। अगर मैं फॉर्मूला लिखने के लिए कहूंगा तो आप m की पावर 0 लिख दोगे, t की पावर 0 और L3 बीच में रख दोगे, क्योंकि फॉर्मूला जब लिखना है तो वो कंप्लीट लिखना है, m फिर l फिर t। अगर जो चीज वहां पर मिसिंग है उसकी पावर क्या कर देनी है, 0। बस सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग कल करेंगे बाकी के न्यूमेरिकल्स वगैरह, ठीक है, या इसके और जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।